नमस्कार सभी को। आज हम पर्यावरण का एग्रीकल्चर टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रदूषण के ऊपर डाल चुका हूँ। अब हमारा दूसरा टॉपिक कृषि है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सरल भी टॉपिक है। चलो हम करते हैं। हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2015। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोजेनिक्स निजम्स का मिट्टी में प्रतिरोधपन, या पता नहीं कैसे कैसे शब्द होते हैं भाई साहब, इसमें हो सकता है सूक्ष्मजीवों का नाइट्रोजन मिट्टी में, मतलब उसके अंदर आ सकते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण के पश्चात। ठीक है। मिट्टी में अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भूमजल मतलब ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निक्षालन हो सकता है भाई। मतलब निक्षालन का देखो मतलब ये होता है कि मिट्टी के अंदर पानी का धीरे धीरे रिसाव, मतलब अंदर चले जाना। अब इसके अंदर क्या है कि कृषि के अंदर नाइट्रोजन निकलना, हम ज़्यादा तौर पर उर्वरक यूज करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक यूज करते हैं, तो उन पर मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो सिंपल सी बात है, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऑप्शन 2 तो सही है, ऑप्शन 2 जिसमें नहीं है वो काट दीजिए। ऑप्शन 1 कैंसिल आउट हो गया। दूसरी बात, अभी बोलता है भूमजल नाइट्रोजन का निक्षालन हो सकता है। देखो ज़्यादा उर्वरक का यूज करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी भंगुर हो जाती है, और भंगुर हो जाती है तो जो पानी है वो जो धीरे धीरे नीचे ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है, तो उसमें धीरे धीरे इसमें नाइट्रोजन के यौगिक भी पानी के साथ साथ नीचे चले जाते हैं, निक्षालन हो जाता है मतलब। तो ऑप्शन 3 भी सही है, मतलब 2 और 3 तो ऑप्शन राइट है। वो बोल क्या रहा है, नाइट्रोजन यौगिक सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशंस हो सकता है। मतलब यो नाइट्रोजन यौगिकीकरण से सूक्ष्म जीवों का ये मतलब मिट्टी के अंदर नहीं हो सकता, अम्लीकरण बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ये ठीक है। ये पढ़ने में ही पता लग रहा है, तो ऑप्शन सही कहाँ से होगा? मतलब ये 2 और 3 द राइट ऑप्शन। देखो एक बार हम पढ़ और लेते हैं कि नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु में एंटी अमोनिया NH4 में परिवर्तित उर्वरकों में पहले से ही NH4 आयन होते हैं, इसलिए पादप में सहजीवी संबंध में मांगदेय उर्वरकों में पहले से ही CH4 मतलब अमोनिया आयन होते हैं, इसलिए पादप में सहजीवी संबंध कोई मांग की आवश्यकता नहीं होती है। सहजीवी संबंध मांग की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कि उर्वरक जीवाणुओं के बीच सकारात्मक संबंध तो हो ही नहीं सकता। मतलब एक बात है कि जैसे कि हम ज़्यादा तौर पर उर्वरक का यूज करेंगे तो मिट्टी के अंदर जीवाणु तो ख़त्म होंगे ही होंगे। बिल्कुल सही बात है, यह हमें पता ही है। बढ़ोतरी होने से अम्लता की बढ़ोतरी होगी। नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन आयन होते हैं जिसमें अम्लता बढ़ सकती है, पीएच मान में कमी आ सकती है। पीएच मान जितना कम होगा उसमें अम्लता होती है, ज़्यादा होता है क्षार होता है। फसलों में वृद्धि का उपज नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। भूमजल का बिल्कुल नाइट्रोजन की मिट्टी के होकर भूमजल में दूषित कर सकता है। पेयजल नाइट्रोजन के उच्च मानव स्वास्थ्य के लिए शिशु के गर्भवती महिलाओं के हानिकारक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यह अपन पढ़ सकते हैं, ये PDF है जो टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। भारत सरकार कृषि में नीम ओलिपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? अब जैसे नीम ओलिपित यूर होता है, जैसे नीम का उपयोग ये फसलों के अंदर काफ़ी पहले से किया जा रहा है। हमारी प्राचीन या पारंपरिक कृषि में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि नीम से हमारे जो एक कीटनाशक के तौर पर भी कार्य करती है। देखते हैं ऑप्शन क्या बोलते हैं। ऑप्शन कहते हैं मृदा में नीम तेल निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है। बिल्कुल नहीं बढ़ता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण कैसे बढ़ेगा? नीम तेल सूक्ष्म जीवों का नाइट्रोजनीकरण बिल्कुल नहीं होता है। सूक्ष्म जीवों और नाइट्रोजन में बिल्कुल भेदभाव होता है। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देती है। ये हम एक तरीके से देखते हैं आगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल ठीक है। फसल वाले खेतों में वायुमंडल में बिल्कुल भी निर्मुक्त नहीं होती है, बिल्कुल होती है सर। यदि हम यूरिया को पहले क्या करते हैं, यूरिया को फेंकते हैं और फेंकने के बाद वो कुछ मात्रा में गैसीय रूप में वायुमंडल में मिल जाता है, जो कि एक हानिकारक होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया।
ठीक है। विशेष फसलों, ये विशेष फसलों के लिए अमृतनाशी और उर्वरकों का संयोजन दे। विशेष फसलों के लिए नहीं है, सभी फसलों के लिए है। तो हमारा जैसे सबसे अच्छा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है। जैसे हम देख भी सकते हैं, ये बोल रहा है यूरिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, यूरिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है पादपों के विकास की आवश्यकता के लिए। बिल्कुल हम डालते हैं, गेहूं में भी डालते हैं, बाजरा, अधिकतर तो सारी फसलों के अंदर यूरिया डाला जाता है। इसी कारण सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है लगातार। अब तो नैनो यूरिया हो रहा है जिसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से हो रहा है। नाइट्रोजन केवल 30 से 40% है। देखो, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन का 30 से 40% फसलों द्वारा उपयोग किया जाता है और शेष निम्नीकृत हो जाता है, मतलब वहीं आसपास फैल जाता है। जब साधारण यूरिया का उपयोग किया जाता है, अमोनिया कार्बोनेट में परिवर्तित या कुछ अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है और अमोनिया क्या हो जाता है, वाष्पीभवन हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। वाष्पीभवन के दौरान 8 से 10% नाइट्रोजन नष्ट हो जाता है और अमोनियम कार्बोनेट शेष कार्बोनेट से गुजरता है, नाइट्रोजन बनता है और इसे पादपों में अवशोषित कर लेता है। शेष हो भौम जल में निक्षालित हो जाता है। नीम ओलिपित यूरिया में कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है। देखो ये आ गया, कीटनाशक के तौर पर भी कार्य करता है नीम ओलिपित यूरिया। देखो इसके हमें पढ़ते हैं एक बार। प्रति इकाई पोषक तत्व अधिक फसल देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन कम होता है। ठीक है। जलवायु कार्यवाही होती है, खेती में लागत कम होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। भूमि जल प्रदूषित कम होता तो है, इसमें भी याद रखना पड़ेगा। कृषि और खाद्य प्रणालियों में कार्बन फुटप्रिंट में सुधार होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। FAO पारंपरिक कृषि प्रणाली हम देखते हैं। पारंपरिक कृषि प्रणाली मतलब एक फसल के बाद दूसरी फसल है ना, ऐसे करते हैं, अदल बदली पारंपरिक कृषि खेती हो गया। सार्वभौमिक रूप से महत्व कृषि विरासत प्रणाली सार्वभौम रूप से कृषि विरासत प्रणाली का मतलब होगा है कि किसी विशेष क्षेत्र के अंदर की गई फसल, जैसे कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर की जाने वाली साफरों, जो जैसे केसर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो एक विशेष क्षेत्र के अंदर उगाई जाती है और विशेष समय के अंदर उगाई जाती है। तो ये हो गया कि पहल क्या है। अब देखते हैं इसमें के अंदर क्या होगा। ये बोल रहा है अभी निर्धारित GAIHS मतलब ग्लोबल इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के स्थानीय समुदायों के आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता प्रदान, जिसमें कृषि उत्पादकता अधिक बढ़ सकती है। देखो, विशेष क्षेत्र में की जाने के कारण वो लोग एक दूसरी कृषि जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी से पिछड़े हुए हैं। आधुनिक कृषि प्रणाली प्रशिक्षण से वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी कृषि अत्यधिक बढ़ सकती है। वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, स्थानीय समुदाय दूर रहते हैं, वो नहीं ले पाते। पारंपरिक अनुकूलन परंपरागत कृषि पद्धतियाँ उनके संबंधित परिप्रेक्ष्य, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिधारण का संरक्षण करता है। देखो ये थोड़ा सा अटपटा है, क्या बोलता है ये। पारंपरिक अनुकूलित परंपरा कृषि पद्धतियाँ उनके संबंधित परिदृश्य, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र को निर्धारित में संरक्षण करता है। मतलब वो किस प्रकार खेती करते हैं, वो अपनी खेती के अंदर जो भी पद्धतियाँ अपनाते हैं वो पद्धतियाँ वो सर्वोपरि है उनके लिए, जो वो अच्छे से खेती कर पाते हैं। इसीलिए तो उनकी आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने में बहुत मुसीबत है। और कृषि प्रणाली ये बात ठीक नहीं है, बल्कि हालांकि इसका फ़ायदा हो सकता है इससे इनको। इस प्रकार अधिनिर्धारित GIAHS सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों भौगोलिक सूचक की हैसियत प्रदान की गई, ये नहीं की गई है। वो GI टैग नहीं दिया गया है सभी को। ये तो वैसे भी गलत ऑप्शन है। जैसे जिसमें थर्ड ऑप्शन गलत होते ही हमारे 3 ऑप्शन कट हो जाते हैं। ऑप्शन बी है द राइट आंसर। कुछ एलिमिनेशन टेक्निक भी लगा लेना चाहिए भाई। सभी भिन्न कृषि उत्पादों के ऊपर तो GI टैग नहीं हो सकता, हमें पता है। देखो ये क्या रखा है, क्या बोलता है, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे समुदाय रहते हैं जिसे अपने जटिल संबंधों को बनाए रखने के लिए विकसित हो रहे हैं और जिनकी विशेषता उल्लेखनीय है। कृषि जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और अमूल्य संस्कृति परिदृश्य के चरवाहा, मछुआरों और वनवासियों द्वारा संधारित रूप से किया जाता है। तो एक विशेष क्षेत्र के अंदर की जाती है। तो सार्वभौमिक जैसे कि जम्मू कश्मीर में केसर किया जाता है, ओडिशा केरला विशेष क्षेत्रों में किया जाता है।
देखो जम्मू कश्मीर में पंपोर करेवा विशेष है। केसर भी फेमस है। उड़ीसा के पूर्वी घाट में कोरापुट में उच्च भूमि के अंदर धान किए जाते हैं और समुद्री तटीय में इसमें भी धान की खेती की जाती है। मत्स्य पालन किया जाता है। ये हो गया, ठीक है। इसका देखते हैं, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि जल संरक्षण की सहायता कर सकती है। अब देखते हैं कृषि जल संरक्षण, जल को बचाएंगे भी हम। भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का उपयोग, फसल अवशेष को खेतों में ही रहने देना चाहिए। अब इसके अंदर तो भाई जी देखो क्या क्या हो सकता है। कम जुताई करेंगे तो कम फसल करेंगे, कम फसल करेंगे तो पानी की कमी होगी है। एक तो ये ऑप्शन मान सकते हैं। खेत की सिंचाई पूर्व जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। जिप्सम का उपयोग करने से मिट्टी बंध जाती है, एक तरीके से सिकुड़ जाती है। जैसे हम प्लास्टर वगैरह भी बनवाते हैं तो वो जिप्सम से ही किया जाता है। पानी मिलते ही वो सिकुड़ जाता है, तो जिससे पानी का बचाव हो सकता है। फसल अवशेष खेत में ही रहने दे, मतलब उसका जो भूस वगैरह होता है उसमें ही रहने दे, उससे तो हमारी उर्वरता की मात्रा भी बढ़ती है और जल संरक्षण पर भी। तो ये तीनों ही क्वेश्चन, इसमें कोई कमी निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। 2018 भारतीय कृषि पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। देखो ये ध्यान देने वाली बात है। एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार, देखो क्या बोलते हैं पहले, क्या कृषि संरक्षण, ठीक है। संकल्पना का महत्व बढ़ा देती है। संरक्षण कृषि का संकल्पना का महत्व बढ़ा देती है। क्या बोल रहा है, भारतीय कृषि परिस्थिति के अंतर, ठीक है। न्यूनतम जोत को अपनाना, ये हो सकता है, न्यूनतम जोत को अपनाना। देखो, और एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, एक धान्य मतलब एक ही तरह की कृषि को अपनाना, ये तो थोड़ा सा हो सकता है। एक धान्य एक ही तरह की कृषि को अपनाएंगे तो ज़्यादा गैप मिलेगा, और ज़्यादा गैप मिलेगा तो ज़्यादा दिनों तक बंजर रह पाएगी, और बंजर रहेगी तो हमारी उर्वरक हो सकती है। ये ऑप्शन मान सकते हैं। बागवानी बिल्कुल नहीं हो सकता। मृदा धरातल के ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान सकते 2 और 4 जिसके अंदर ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। 2, 4 ये नहीं मान सकते। 2, 4 इसी के अंदर है, इसके अंदर भी है, ठीक है। और भी देखते हैं। स्थानीय और कालिक फसल अनुकरण फसल के आवर्तकों को अपनाना, स्थानीय कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तकों को अपनाना। तो ये हो गया एक धान्य कृषि पद्धति। भाई एक ही तरह की कृषि अपनाएंगे, बार बार वही करेंगे तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा ना। थोड़ा सही लग रहा था ये भी। न्यूनतम बिल्कुल देखो 2 तो सही है, 4 भी सही है। 2 और 4 और 5वां स्थानीय कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तकों को अपनाना, ऑप्शन सी। देखो इसको ऑप्शन 5 क्या बोलते हैं वो देखते हैं एक बार। जो मृदा संरचना संगठन और प्राकृतिक जैव परिवर्तनों के बावजूद कृषि 3 तरीके से संरक्षित कृषि के 3 मूल सिद्धांतों को साझा करती है। स्थायी और अर्धस्थायी मृदा आवरण का संरक्षण, ठीक है, समझ गया। न्यूनतम जोत को अपनाना, देखो ये आ गया। विभिन्न जैविक समस्याओं का समाधान हेतु नियमित फसल चक्र, ये तो परंपरागत कृषि का आ गया। नहीं दे रखा ऑप्शन 5, 2018। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता का प्रबल रूप से कम करता है। उच्च अंश जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। ये तो हम नहीं कह सकते हैं। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। देखो गंधक मतलब सल्फर, और सल्फर तो होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर मृदा में क्षरण के अंदर काम आता है, कोई भूमिका नहीं। बिल्कुल होती है भाई, मृदा के क्षरण में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये तो जो ऑप्शन गलत हो रहा है, देखो फर्स्ट और थर्ड तो हम काट दिए। कुछ समावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों को लवणीभवन में योगदान कर सकती है। देखो ये संभावना व्यक्त करने वाले क्वेश्चन तो
यूपीएससी के सही हो सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है, बिल्कुल ये हम मान सकते हैं। मृदा कार्बनिक उच्च अंश में जल, अब देखो ये देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है ये। कार्बनिक पदार्थ के स्तर में संबंधित मृदा जीव जंतुओं की वृद्धि मृदा अधिक छिद्रमय हो जाती है, जिससे तात्कालिक परिणाम यह होता है कि जल अधिक आसानी से मृदा में प्रवेश कर जाता है और रुका रहता है। ठीक है भाई, देखो ये बोल रहा सल्फर पोषक तत्व जो कि चक्रण मृदा पादप वायुमंडल के बीच होता है। ये सल्फर सेलो खनिजों के आपसे देखो ये सल्फर खनिजों तापमान रासायनिक अभिक्रिया के साथ घटक तत्वों से निर्मित होता है, बिल्कुल होता है भाई ये तो। चलो भाई आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देख लेते कौन सा सही है। बिल्कुल ये सही वाला पूछ रहा है, ये जरूर ध्यान रखना यूपीएससी के पेपर में सही है या गलत। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन, बिल्कुल यूरिया के माध्यम से। ऑप्शन 1 जिसमें गलत नहीं आ रहा काट दीजिए, बी सी कट गया। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल करती हैं यार अमोनिया, वो क्या नाम है अपशिष्ट से जो अपशिष्ट निकालती हैं वो उनसे अमोनिया निकल। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल करते। 3 ऑप्शन सही है इसके। जैसे 1 और 2 हो जाते हैं तो ये ऑप्शन डी पे आप ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। देखो इसके अंदर अभी देख भी लो कि नाइट्रोजन बिल्कुल उर्वरक के माध्यम से पहुंचता है। अमोनिया देखो ये क्या बोलते हैं, अमोनिया नाइट्रेट ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड शामिल इनमें उत्सर्जन में कुक्कुट पालन दोनों उत्तरदायी होते हैं। भारत में कार्बोफ्यूरान मिथाइल पैराथियान फोरेट और फाइटोफोस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? देखो भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल जो खेती वगैरह प्रॉपर रूप से करते हैं वो आपको फॉस्फेट यूज़ करते ही हैं। देखो एक तो यही आ गया, फॉस्फेट यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? खेती में यूज़ करते हैं। उससे पहले डाला जाता है टाइफोस जो फास कार्बोफ्यूरान, ये नहीं पता। मिथाइल पैराक्सन ये हम कीटनाशक के तौर पर यूज करते हैं। देखिए कृषि पीड़कनाशी होता है, ये हो गया पहला राइट ऑप्शन। देखो इसके अंदर फल पकाने के लिए तो नाइट्रोजन के यौगिक यूज किया जाता है। संसाधन खाद्य में परिरक्षण के लिए तो क्यों यूज़ करेंगे भाई इतनी खतरनाक केमिकल। संसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने के लिए तो जिंक का यूज किया जाता है फसल के अंदर, जो भी एक कृषि के कीटनाशक में हो गया। देखो ये कर रहा है। आइए भाई, कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है? फर्टिगेशन सभी जानते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन फर्टिगेशन सिमिलर शब्द आ ही रहा है। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव हो सकता है। जल की सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव हो सकता है। रॉक फॉस्फेट अन्य सभी फॉस्फेट उर्वरकों में सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। रॉक फॉस्फेट ठीक है, अन्य सभी फॉस्फेट उर्वरकों के सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। देखो इसको देखना पड़ेगा। देखो ये कीवर्ड तो बिल्कुल देखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट में कीवर्ड बहुत काम देते हैं। सभी फॉस्फेट उर्वरकों के सफलता अनुप्रयोग संभव है, देखो इसको देखना पड़ेगा। पौधों के लिए पोषक बड़ी मात्रा में सुलभ किया जा सकता है। पौधों के लिए बड़ी मात्रा में सुलभ किया जा सकता है फर्टिलाइजेशन से किया जा सकता है, वो करते ही हैं। रासायनिक उर्वरकों के निक्षालन में कमी आ सकती है। रासायनिक निक्षालन का होता है कि नीचे झरना बिल्कुल किया जा सकता है। ये तो 3, 4 और 1 तो बिल्कुल सही है। 3, 4, 1 सॉरी, चौथा सही है, तीसरा सही है और 1, 3, 4 ये तो सही है। अब 1, 3 और 4 जिसके अंदर आ रहे हैं, या 1 और 4 जिसके अंदर आ रहे हैं, 3, 4 जिसके अंदर आ रहे हैं वो ऑप्शन ठीक है। ये हो गया सी। कुछ ऑप्शन तो यूपीएससी बहुत टफ बनाती है भाई।
इसमें फसल की पोषक संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की दक्षतापूर्ण उपयोग और सटीक अनुप्रयोग होता है। ये देखना पड़ेगा भाई, आपकी PDF में टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ये देख लेना आप। देखो, ड्रिप फर्टिगेशन जल में नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता बढ़ती है। ड्रिप फर्टिगेशन के से जल और नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता बढ़ती है। ड्रिप फर्टिगेशन विघटित अकार्बनिक व कार्बनिक नाइट्रोजन निक्षालन का 90% तक कमी लाता है भाई साहब। ड्रिप तो सभी जानते हैं भाई, क्यों कौन नहीं जानता ड्रिप सिंचाई तंत्र। चलो ये देखते हैं, शून्य जुताई से क्या लाभ है। अभी हमने जुताई का तो पीछे भी आया है। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभवतः है क्योंकि उसमें उर्वरता की मात्रा बढ़ जाती है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान की खेती कर सकते हैं। पौध बिना धान की खेती की जा सकती है, कठिन नहीं है। मृदा में कार्बन प्रतिकरण, ये तो संभव है ही। 1 और 3 तो है ही है, जिसमें 1 3 है वो ऑप्शन सही है। यदि आप तो भी यदि समझ नहीं आता है वैसे ऑप्शन, ये तो सरल क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। अब वो पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। देखो, फसल विविध रूपण मतलब फसलों का अदल बदल करना है, फसल चक्रण भी बोल सकते हैं इसको। एक प्रकार की फसल नहीं करना, इसको मान सकते हैं। सिंब आधिक्य, ये तो मैं भी नहीं जानता भाई। और टेस्योमीटर का उपयोग ऊर्ध्वाधर कृषि, देखो ऊर्ध्वाधर कृषि में पॉसिबल नहीं है, उसमें खर्चा बहुत आएगा, तो ऑप्शन 4 तो एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन 4 जैसे ही एलिमिनेट हो जाता है और 1 के साथ ऑप्शन ए होता है राइट आंसर। हम आंसर तक तो पहुंच गए, पर कुछ इसके बारे में भी देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग के अंदर देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा भूस्खलन का भी देखे गए हैं, इसके अंदर देख ले। सिंबाधिक्य मतलब होता है कि दलहनी फसलों की गहनता में वृद्धि बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से बेहतर सहायता करती है। दलहनी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता करती है। ठीक है, देखो बिंबाधिक्य, बिल्कुल बिंबाधिक्य हो गया, दलहन की मात्रा बढ़ेगी तो अच्छी बात है। देखो ये बोल रहा है ऊर्ध्वाधर कृषि सबसे बड़ा नुकसान ऊर्ध्वाधर फार्मा की उच्च ऊर्जा मांग। देखो उच्च ऊर्जा मांग क्योंकि सबसे ज़्यादा संसाधनों का यूज किया जाएगा, जो कि बड़े रूप में पॉसिबल नहीं है। ऊर्जा उपयोग में कई कारण, जिसमें संचालित सिंचाई प्रणालियों का HVAC प्रणाली आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये आप पढ़ लेना। खेती के बायोचार का क्या उपयोग है। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिजर माध्यम से अंश रूप से प्रयुक्त की जा सकती है। देखो पहले हम बायोचार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये होता है बायोचार, बायोगैस, बायोचार पायरोलिसिस प्रक्रिया के दौरान कार्बन युक्त सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान में बायोमास थर्मास्यूटिकल अपघटन में निर्मित होता है। कार्बन की संयुक्त सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति उपलब्ध करवाता है। देखो ये हो गया। इसके अंदर बोलता है कि ऊर्ध्वाधर खेती, देखो ऑक्सीजन से ऊर्ध्वाधर खेती, देखो इधर भी आई थी ये, इसमें क्या था वो बोला अनुकूलित कृषि कम संसाधनों में अधिक उत्पादन हो जाए तो वो इसके अंदर पॉसिबल था नहीं। अब ऑक्सीजन की मात्रा, देखो ये क्या बोल रहा है कि बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती के वृद्धिकर माध्यम अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकता है कृषि के अंदर। जब बायोचार वृद्धिदर माध्यम से अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों में वृद्धि बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे कार्बन के रूप में प्रयुक्त होकर पौधे द्वारा अवशोषित किया जाते हैं।
जब बायोचार वृद्धि दर के माध्यम से, एक और दो ऑप्शन आते हैं जो सही है। देखो ये तो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता होता है। देखो बायोचार में वृद्धि करने पर अब के माध्यम से अंश रूप मतलब बहुत कम मात्रा में प्रयुक्त किया जाए, इसमें वृद्धि भी किया जाए, बायोचार के माध्यम से अंश रूप में प्रयुक्त किया जाए, मतलब छोटे रूप में छोटे स्थान पर प्रयुक्त किया जाए तो वृद्धिकर के माध्यम से जल धारण क्षमता का अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता हो सकती है। बल्कि ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, पता नहीं यूपीएससी थर्ड ऑप्शन क्यों मान लेती है। क्योंकि यार देखो बायोचार यदि हम उर्वरक की मात्रा बढ़ाएंगे किसी के अंदर भी, ये बोल रहा है कि कार्बन युक्त सामग्री, हाँ ठीक है, वो नाइट्रोजन से होता है। कार्बन युक्त सामग्री की परिभाषित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की सीमित में बायोमास में थर्मोस्टेटिकल अपघटन निर्मित किया जाता है। कोई भी यौगिक हम यूज करते हैं तो मृदा का निक्षलन होता है, जिससे हम जल धारण क्षमता तो कम हो जाती है। कार्बन यौगिक जैसे जिप्सम वगैरह ये यूज करते हैं तो हम ये संभावना मान सकते हैं कि उसमें जल धारण क्षमता बढ़ सकती है, क्योंकि जिप्सम डालने पर मृदा का सिकुड़न हो जाता है और सिकुड़न के माध्यम से जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। एक रूप में यूपीएससी बहुत टफ है भाई। देखो ये आ गया स्थायी कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि के किस तरह भिन्न है। स्थायी कृषि सभी जानते हैं, स्थायी कृषि भाई हमें तो मेरी खेत में एक ही कृषि करना है। पारंपरिक रासायनिक कृषि का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की पारंपरिक कृषि करना, जैसे कि राजस्थान में है कि पूर्वी राजस्थान में कि बरसात के टाइम पे तो बाजरा और जैसे सर्दियों के समय में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन क्या बोलता है, स्थायी कृषि एक धान कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता होती है। देखो देखो किस तरह भिन्न बता रहे हैं ना। स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, बिल्कुल करती है, हतोत्साहित मतलब बढ़ावा देती है। पारंपरिक रासायनिक कृषि एक धान्य कृषि की पद्धति की प्रधानता करती है। प्रधानता मतलब एक तरीके से अपनाई जाती है एक तरह की कृषि, बल्कि ये अपनाई जाती है, जैसे कि कोई सी एक धान तो अपनाई ही जाएगी। बिल्कुल सही बात है। पारंपरिक रासायनिक, इसको छोटा कर लेते हैं एक बार। पारंपरिक रासायनिक खेती के कारण मृदा लवणता में वृद्धि हो सकती है। ये ऑप्शन देखो, हम पारंपरिक कृषि मतलब फसल चक्रण, और फसल चक्रण होगा तो मृदा की लवणता में कमी आएगी बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो जाता है। किंतु इस तरह परिगणना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होता। देखो लवणता की मात्रा स्थायी कृषि में ज़्यादा बढ़ती है, जैसे कि हम जैसे यूपी बिहार राज्य, ये पंजाब में क्या होता है कि एक ही सीजन के अंदर, एक ही वर्ष के अंदर 3 या 4 बार चावल की खेती कर लेते हैं। तो क्या हो गया, एक धान्य कृषि हो गया, स्थायी खेती हो गई, जिससे वृद्धि की मृदा की क्या हो गई, कृषि दृष्टि को कम हो गई और मृदा की लवणता बढ़ गई। तो इस तरह ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, जिसमें 2 ऑप्शन ख़त्म, वो जैसे ये तो वो बोल रहा है कौन सा सही है और मुझे तो ये गलत लग रहा है। चलो दोबारा देखते हैं। स्थायी कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि किस तरह भिन्न है। एक समान स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति, ये तो देखो ये सही है अपना। पारंपरिक रासायनिक खेती के कारण मृदा लवणता में वृद्धि हो सकती है, इस परिघटना में स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होता। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ये देखो ये थोड़ा स्टेटमेंट भी थोड़ा अटपटा लग रहा है मुझे, गलत हो सकता है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, देखो ये संभव नहीं हो सकती, किंतु स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में कोई सी भी कर सकते हैं, जैसे कि वो स्थायी कृषि को उधर बाजरा भी किया जाता है,
तो ये तो 3 तो एलिमिनेट हो गया, या तो सी हो गया या बी हो गया। जैसे ऑप्शन 1 सही है तो बी ऑप्शन हो गया। और भी देखते हैं। मल्चिंग, मल्च बनाने की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक खेती में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब इसका डिस्कशन भी एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार के मध्य प्रबंधन भूमि के उपयोग में दृष्टिगोचर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान व्यवस्थाओं को अपनाकर किया जाता है। पर्माकल्चर में कृषि पारिस्थितिकी स्वतः निर्भर संधारणीय विकास के रूप में समझा जा सकता है। देखो, मैं दूसरा ऑप्शन थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था। विधियों में उपचार स्केल प्राकृतिक मल्चिंग वर्षा संचय फलदार फसलों की खेती में, और हाँ कार्बन ये हो गया ना। जी कौन सा ऐड हो गया इधर यार, ये शायद पेज दूसरा ऐड हो गया। भारत में जलवायु, और यार क्वेश्चन बड़ा, जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के साथ भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखो ध्यान रखना, अनुकूलित कृषि के बारे में बात हो रही है। भारत की तैयारी के संदर्भ में भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिगोचर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि खाद्य में द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। बिल्कुल है भाई। CCAFC ये क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर, ठीक है। CCAFC परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। ये भी सही है। भारत में देखो, इसमें ऑप्शन डी है तो सही है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान केंद्रों के रूप में है। बिल्कुल, जिसका ये बोलते हैं कि उप संस्था है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि में समाधान जलवायु परिवर्तन में नई वास्तविकताओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा विकास में समान वृद्धि समर्थन के लिए उत्पादन निरंतर वृद्धि खेत में राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और लचीलेपन का निर्माण ग्रीन हाउस गैसों के कम करने के संभव कर सकता है। बिल्कुल देखो, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों सर्वाधिक देखो मीथेन तो सबसे ज़्यादा धान में होती है, सभी को पता है। ऑप्शन है धान। देखो ये इसमें हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। धान खेत वायुमंडल नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन मानव जनित स्रोत 20 वर्षों में तापमान वृद्धि CO2 की तुलना में करना में से 273 80 से 83 गुना अधिक शक्तिशाली माना गया है। मतलब ये करता है भाई उत्सर्जन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उपयोगी स्रोत है। धान की खेती मानव जनित नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन तो कई तरीके से उत्पन्न होता है। अपशिष्ट से भी उत्पन्न होता है, और जैसे गाय भैंसे हैं इनके मल से भी उत्पन्न होता है। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान की खेती का बारी बारी के क्लेदन शुष्कन किया जाता है, उसका परिणाम होगा। देखो, बीज की कमी में आवश्यकता, मीथेन में कम उत्पादन और बिजली की कम खपत। धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान की खेती बारी बारी के क्लेदन शुष्कन से की जाती है। मतलब एक तरीके से जैसे ये दे रखा ना, धान की गहनता प्रणाली प्रत्येक उपजाऊ वाली में अधिक दाने, प्रत्येक पौधे में अत्यधिक बालियाँ, मतलब अत्यधिक गहन से की जाएगी। स्मार्ट बीजों की तरह पे की जाए तो बीज में कमी भी होगी, मीथेन में कम उत्पादन और बिजली की कम खपत होगी। दूसरी बात क्या होगा, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी।
तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। ये देखते हैं भाई, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व में भूमि जल का 1/4 से अधिक भाग का निष्कर्षित करता है। देखो इसको क्वेश्चन को कैसे घुमाया है। भारत को अपने राष्ट्रीय क्षेत्र, देखो जैसे हमें ऊपर वाला पता नहीं है भाई क्या है क्या नहीं है, जैसे भारत के अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले विश्व के 18% जनसंख्या, देखो पहले भारत 17 पॉइंट कुछ विश्व की जनसंख्या का वो करता है, 18% जनसंख्या पेयजल स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व में भूमि जल का 1/4 से अधिक जल निष्कर्षित करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई। देखो ये ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत, जैसे दोनों सही, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सॉरी ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी में ये ऑप्शन आ रहा है। जैसे हमें फर्स्ट भी नहीं पता तो इससे हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं भाई। ये देखो अधिक जल का निष्कर्षण करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत। हम इसमें प्रौद्योगिकी का यूज करके इसको कम किया जा सकता है। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुथली, सोयाबीन, जो कि मटर फूल फैमिली के हैं, ये तीनों हैं। ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया था क्योंकि ये तो पढ़ा ही नहीं था कभी। मूंगफली और सोयाबीन पता था, ऑप्शन 2 केवल किया है, तो ऑप्शन 3 विजन वालों ने ऑप्शन 3 माना है, ऑप्शन 3 हो गया। वो देखेंगे लास्ट आंसर की कब आएगी। इसके अंदर दे रखा है कि मैक्रोटाइलोमा यूनोफ्लोरम उष्णकटिबंधीय दक्षिणी एशिया का एक फलीदार पौधा है जो अपने विशिष्ट स्वाद और बनावट के लिए जाना जाता है। यह कई व्यंजनों के व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला फलीदार पौधा है। यह फैबेसी कुल से भी अधिक है। फैबेसी का मतलब होता है कि ये मटर कुल के, ठीक है, हो गया ख़त्म। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। सब्सक्राइब कमेंट तो कर ही दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। रोज़ाना एक वीडियो अवश्य आएगी। और PYQ डिस्कशन, जब तक UPSC का पेपर नहीं होगा उससे एक दिन पहले तक UPSC की मतलब PYQ की रेगुलर क्लासें डलेंगी। तो हमारे